इस वक्त की बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर कल कूच बिहार में हमला हुआ था। उसके बाद अब ये तय किया गया है पश्चिम बंगाल बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग विधानसभाओं की पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करने वाली है विरोध में। और ये लगातार आपको बता दें पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबर आ रही है, लेकिन कल दिलीप घोष के काफिले पर कूच बिहार में हमले की खबर आई थी, जो कि कूच बिहार के सीतलकुकी इलाके में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। उनकी गाड़ी का शीशा टूटने की बात कही गई थी। अब ये खबर आ रही है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं पश्चिम बंगाल में, उसके थानों पर पहुंचकर पश्चिम बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो प्रदर्शन करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण का चुनाव होना है, लेकिन ये चरण बाकी 3 चरणों से बिल्कुल अलग रहने वाला है। वजह जानना नहीं चाहेंगे आप? पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। शनिवार को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस चरण को दिलचस्प बना दिया ओवैसी की एंट्री ने। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में शनिवार को 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ से गठबंधन की चर्चा के साथ ओवैसी ने बंगाल में एंट्री तो धमाकेदार की थी, लेकिन गठबंधन की हवा निकलते ही ओवैसी भी किनारे हो गए। अब चौथे चरण में 44 में से 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये 7 सीटें हैं ईथर, जलंगी, सागर दिघी, भरतपुर, मालतीपुर, रतुआ और आसनसोल उत्तर। इन सीटों पर चुनाव लड़ने के पीछे ओवैसी जिस गणित पर काम कर रहे हैं वो है मुस्लिम आबादी। इन 7 सीटों में ईथर सीट 52%, जलंगी 73%, सागर दिघी में 65%, भरतपुर में 58%, मालतीपुर में 37%, रतुआ में 41%, आसनसोल उत्तर में 20% मुस्लिम आबादी है। 2016 में इन 7 सीटों में टीएमसी कांग्रेस ने 3-3 और लेफ्ट ने 1 सीट जीती थी। यही वजह है कि टीएमसी ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की तरफ से फंडिंग का आरोप लगा रही है। आरोप से इतर ओवैसी के उम्मीदवार हैदराबाद मॉडल का वादा कर जनता से वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने आज एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। आज उन्होंने दूसरी डोज ली है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही लोगों से अपील भी की, जो भी वैक्सीनेशन की योग्यता रखते हैं वो जरूर टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र रास्ता है। प्रफुल्ल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, दूसरी डोज भी पीएम मोदी ने ले ली, क्या संदेश देश को जा रहा है? प्रफुल्ल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, क्या अपना सवाल दोहराएंगे? जी, पीएम मोदी ने दूसरी डोज भी ले ली, पहली डोज 1 मार्च को ली थी। देश को कड़ा संदेश जा रहा है। बिल्कुल, देखिए भारत में जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी से ये वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज है उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है और खुद जाके अपना दूसरा डोज ले लिया है, तो इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आपको याद होगा जब शुरुआत हुई थी 45 साल से ज्यादा जिन्हें गंभीर बीमारी है और 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाने की शुरुआत हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गए थे, लगवाया था, जिसके बाद का असर ये है कि बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अब तक जो है 4 करोड़ से ज्यादा जो है इस उम्र के लोगों ने लगवा लिया है। तो इससे जरूर एक बड़ा संदेश जाएगा लोगों में कि दूसरी वैक्सीन लगवानी है, ताकि जो सुरक्षा है दोनों वैक्सीन की डोज लगने के बाद मिलती है वो पूरी मिल सके। प्रफुल्ल, आज सुबह पीएम मोदी एम्स कितने बजे पहुंचे हैं? देखिए, जानकारी मिल रही है कि पिछली बार की तरह ही वो सुबह 6:30 बजे के आसपास वहां एम्स पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने गए और उन्होंने जो दूसरी डोज थी उसके लिए वहां पर वो गए और वैक्सीन लगवाई और आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो निकले। तो जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे के करीब ही वो एम्स पहुंच गए थे पिछली बार की तरह। और इस बार भी ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आपको याद होगा पिछली बार जब वो गए थे तो बहुत सुबह निकल गए थे और उस समय कोई ट्रैफिक नहीं होता। इस तरह का जब वीआईपी मूवमेंट होता है प्रधानमंत्री मोदी का तो रूट लगता है, तो उससे लोगों को दिक्कत ना हो। और अस्पताल है और इस समय जिस तरह के हालात हैं तो लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सुबह ही जल्दी पहुंच गए थे एम्स में, उसी जगह जहां पहली वैक्सीन का टीके का पहला डोज लगा था। तो उसी समय आज भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपना दूसरा डोज ले लिया है। जी प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ले ली। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली डोज
1 मार्च को और आज दूसरी डोज कोरोना वैक्सीन की ले ली। बड़ा संदेश देश को देते हुए कहीं ना कहीं लोग घबरा रहे हैं प्रतिमा वैक्सीन की डोजेस लेने से, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि दूसरी डोज भी उन्होंने पूरी कर ली है। आज उन्होंने दूसरी डोज वैक्सीन की ले ली है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो लोग भी इस दायरे में आते हैं, जो लोग भी योग्य हैं वैक्सीन लेने के लिए, वो जाकर वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से एकमात्र बचने का जो जरिया है वो है कोरोना वैक्सीन। साथ ही आप मास्क लगाएं, पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं। साथ ही एबीपी न्यूज भी बार बार आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप उस दायरे में आते हैं कि कोरोना वैक्सीन आपको लगाई जा सके तो आप भी सेंटर पर पहुंचे, अपना वो नामांकन दाखिल करें और आप वैक्सीन लगवाएं। 2 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च को पहली डोज ली कोरोना वैक्सीन की, और आज एम्स में सुबह तड़के 6 बजे तकरीबन उन्होंने दूसरी डोज भी ली और ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से जुड़ी खबरें और तस्वीरें लोग हर रोज देख रहे हैं, लेकिन वायरस को लेकर वो गंभीर नहीं दिख रहे। अब आपको कुछ ऐसे ही आंकड़े दिखाते हैं जिसे देखने के बाद लापरवाही बरतने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 24 घंटे में नए केस 1,15,736। हर घंटे कोरोना के नए केस 4,822। हर मिनट कोरोना के नए मामले 80। यानी हर सेकंड में 1 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ये खौफनाक हकीकत आज के भारत की है। आज पूरी दुनिया में एक दिन में जितने नए केस सामने आ रहे हैं, उसमें से 20% अकेले हमारे देश से आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार कोरोना ने 24 घंटे के अंदर 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। एक दिन में इतने ज्यादा केस सामने आने के मामले में पूरी दुनिया में अव्वल है। अब भी अगर आपको ये लग रहा है कि ये महज आंकड़े हैं, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि जहाँ भी केस बढ़ रहे हैं, वहाँ मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 630 लोगों की मौत हुई है, यानी कोरोना वायरस से संक्रमित 26 लोग हर घंटे दम तोड़ रहे हैं। फिलहाल भारत में एक्टिव केस की तादाद 8 लाख से ज्यादा है और 2 से 8 लाख एक्टिव केस पहुँचने में सिर्फ 24 दिन लगे हैं। और ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जितनी देर में आपने ये रिपोर्ट देखी, उतनी देर में 57 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शिखा, हम हर दिन नमस्ते भारत के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि आपको जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कोरोना कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। बंद दुकानें, सुनसान बाजार और वीरान सड़कें। ये मंजर एक बार फिर कई शहरों में नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग में 6 अप्रैल से ही लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ भी हालात को काबू करने के लिए कई पाबंदियां लागू की गई हैं। आज से अगले आदेश तक मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों के शहरी इलाकों में हर रविवार लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाहजहांपुर में आज रात 8 बजे से 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बढ़ते कोरोना केस से यूपी में भी कई जगह नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग संस्थान को छोड़कर 15 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कानपुर में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। यूपी में 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में जिलाधिकारी रात में आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारियों के विरोध के बाद हालांकि मुंबई में ऑनलाइन फूड कंपनियों को 24 घंटे डिलीवरी की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कुछ लोग वायरस को नजरअंदाज करने के साथ साथ वैक्सीन को भी नाकाम बताने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब दे रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। 8,83,72,277 इतने लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन लेने वाले इतने लोगों में से कुछ लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई तो अफवाह फैलाने वालों ने मोर्चा संभाल लिया।
लखनऊ के KGMU के 12 डॉक्टर वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। दूसरी हकीकत सुनिए खुद KGMU के डॉक्टर से। जो KGMU में जिनको भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें से कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। सबको माइल्ड इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम हल्का बुखार, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। यानी वैक्सीन लेने की वजह से ही संक्रमित होने के बावजूद डॉक्टरों में मामूली लक्षण ही दिखाई दिए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे समझ लीजिए। वैक्सीन किसी भी इंसान के शरीर में वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। अलग अलग शरीर में इम्यूनिटी विकसित होने में अलग अलग वक्त लग सकता है। इस दौरान वायरस से बचाव के लिए पुराने तरीके आजमाने जरूरी हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तब भी जरूरी होगा। वैक्सीनेशन से आपको निश्चित रूप से इम्यूनिटी प्राप्त होगी, लेकिन उस इम्यूनिटी को बनने में वक्त लगता है। इसलिए जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अन्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। KGMU के डॉक्टर अब भी हर रोज कोरोना मरीजों से रूबरू हो रहे हैं, इसलिए वो वायरस की चपेट में आ गए। लेकिन आप वैक्सीन लेने के बाद हर एहतियात बरते तो संक्रमण से बचे रह सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। पीएम मोदी ने आज एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, आज उन्होंने दूसरी डोज ली है। हमने अब से कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई। उन्होंने साथ में ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने दूसरी डोज ले ली है। साथ ही लोगों से अपील भी की, जो भी वैक्सीनेशन की योग्यता रखते हैं वो जरूर टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही रास्ता है। सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली, एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। तो दो जो नर्सेस आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से निशा शर्मा को आप सुन रहे थे, जिनका ताल्लुक पंजाब से। उसके अलावा पी निवेदा पुदुचेरी से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन का डोज पीएम मोदी को लगवाया। कोरोना की दूसरी लहर की दलदल में देश बुरी तरह से फंसता जा रहा है। 12 राज्यों की आबादी संक्रमण के बारूद पर बैठी है। मौत अनगिनत हो रही है, बावजूद इसके कुछ लापरवाह लोग सचेत नहीं रहे। वो कोरोना दूत बनकर घूम रहे हैं। आपने अब तक देवदूत सुना होगा, शांति दूत सुना होगा, मेघदूत और वायुदूत जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन अब आप कोरोना दूत से मिल लीजिए। और बात सिर्फ ऐसे एक आध चेहरों की नहीं, लापरवाही के इस आईने में अक्स हर उस इंसान का है जो मास्क नहीं पहनता, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, जो वैक्सीन लगवाकर लापरवाह हो गया है, जो रैलियों में भीड़ इकट्ठा कर रहा है, जो बाजारों में लापरवाह घूम रहा है। और ऐसे कोरोना दूतों की बदौलत ही देश वायरस के दलदल में फिर से फंस गया है। हाल ये है कि 3 दिनों में दूसरी बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक एक ही दिन में 1,15,736 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और पिछले 24 घंटों में 630 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और ये आंकड़ा कितना डरावना है उसे ऐसे समझिए। देश में औसतन हर घंटे 4,822 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, यानी हर मिनट 80 कोरोना केस और हर सेकंड 1 से ज्यादा शख्स संक्रमित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है और इनमें से 8 राज्यों की हालत बद से बदतर हो चुकी है या होती जा रही है। टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटों में 59,907 मामले आए, 322 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 9,921 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 53 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 6,976 लोग संक्रमित हुए हैं और 39 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है। यूपी में 5,895 मामले, 30 मौत। दिल्ली में 5,506 मामले और 20 मौत। एमपी में 3,722 मामले, 18 मौत। तमिलनाडु में 3,986 मामले, 17 मौत। और केरल में 3,502 मामले आए हैं और 16 लोगों ने वायरस से दम तोड़ा है। संक्रमण और मौत के जिम्मेदार सिर्फ 2 वजहें हैं।
पहले वो लोग जो कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरा प्रशासन जो कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करा पा रहा। और दोनों चेत जाते तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग और एमपी के रतलाम से एक कतार में जलती चिताओं की ये तस्वीरें नहीं आती और शमशान घाट से उठती हुई इन्हीं लपटों ने सरकार को भी झुलसाना चालू कर दिया है। और जैसा कि हर बार होता है, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने का काम शुरू हो चुका है। कहीं दलीलें दवा की कमी की दी जा रही हैं, तो कहीं राजनीतिक रैलियों की। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए। कि सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है। कहना चाਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन पैदा इजाद की गई, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे देशों के लिए क्राइटेरिया फिक्स की जा रही है और हमारे देश की वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी जा रही है। कोशिश नाकामी के नंबरों को दवा के नाम पर दबाने की है। अब यहाँ सवाल ये है कि जो राज्य सभी के लिए टीकाकरण की पैरवी कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा दिया? जो राज्य मानते हैं कि सबको टीका लगाने से कोरोना रुक जाएगा, क्या उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए 70% RT-PCR टेस्ट का टारगेट पूरा कर लिया? दोनों सवालों का जवाब है नहीं। और असलियत है क्या, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करके बताया। लिखा, 10 राज्यों ने पहली डोज के तहत 90% स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र में 86%, दिल्ली में 72% और पंजाब में सिर्फ 64% स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण हुआ है। दूसरी डोज के आधार पर देखा जाए तो 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 60% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली ने केवल 41% और पंजाब में 27% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। इसी तरह 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 85% से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके का पहला डोज दिया है, जबकि महाराष्ट्र में ये दर 73% है, दिल्ली में 71% और पंजाब में 65% है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरी डोज देने के मामले में 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 45% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया है, जबकि महाराष्ट्र ने 41%, दिल्ली में 22% और पंजाब में 20% फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही टीका लगा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पंजाब का हवाला देते हुए मंगलवार को ये आरोप भी लगाया कि शादी और पार्टियों के नाम पर इकट्ठा होने वाली भीड़ से भी कोरोना फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का ये आरोप सही भी है और भीड़ तो उन 5 राज्यों में भी खूब जुटी या जुटाई गई या फिर जुटाई जा रही है जहां चुनाव है और भीड़ के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है। दावे एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के हो रहे हैं, लेकिन हो उलट रहा है। ऊपर से जनता जनार्दन भी बेफिक्री में जी रही है, जिसने कोरोना को कहर बरपाने का मौका दे दिया है। तो प्रतिमा, लोगों की लापरवाही ने वायरस को बढ़ने का मौका तो दे ही दिया है, लेकिन एक डराने वाली खबर ये भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली है वो भी इस महामारी की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब हमारी इस रिपोर्ट से आपको मिलेगा। वैक्सीन से कोरोना पर विजय की जो उम्मीद देश लगाए बैठा था, उस उम्मीद को वायरस ने कैसे धराशायी कर दिया है, उसका सबूत है ये तीनों तस्वीरें। अभिनेता परेश रावल और फिल्म निर्माता रमेश तौरानी वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद संक्रमित हुए, तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर दोनों डोज लेकर भी खुद को संक्रमण से नहीं बचा सके। करीब 4-5 दिन पहले मैं कोरोना से संक्रमित हो गया। हालांकि मुझे दोनों वैक्सीन्स की डोज लग चुकी थी। मैं जनमानस को बताना चाहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव है। वैक्सीन आने के बाद सरकार का मकसद ये था कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित किया जाए, लेकिन वायरस ने बता दिया कि मौजूदा स्थिति में बलवान वही है। और इसकी बड़ी तस्वीर ये है कि अब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 12 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी डॉक्टरों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है कि जैसे ही आप इनके लिए कोई दवा
या कोई वैक्सीन तैयार करते हैं और यदि उनकी नज़र में ये आ जाता है तो ये तुरंत के तुरंत उससे अपने को चेंज कर लेते हैं। इसलिए जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अन्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। मतलब ये कि अभी समय लंबा लगेगा और मुकम्मल दवा आने तक आप सावधान रहें, तभी संक्रमण से सुरक्षित भी रह सकेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया में कोरोना की एक भी वैक्सीन ऐसी नहीं बनी जो 100% सुरक्षा की गारंटी देती हो। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है। दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखता है। जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको बनने में वक्त लगता है। इवन दूसरी डोज के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो आप समझ लीजिए कि 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ रहा होता है। मान लीजिए वैक्सीन अगर 90% इफेक्टिव है तो कोई तो 10% के अंदर आएगा। कोई भी जो वैक्सीन होती है उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकती। आपका केस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो सकते। जैसे BCG भी लगवाते हो तो BCG का मतलब होता है कि बच्चों को TB हो सकती है, बट जो TB से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो कभी नहीं हो सकती। सेम जो कोविड है इसकी भी जो वैक्सीन है इसका ये मतलब नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो सावधानी हटी तो संक्रमण की दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है कि आप गलतफहमी में न पड़े और पहले की तरह कोरोना नियमों का पालन करें। खासतौर पर इसलिए क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन देश में दाखिल हो चुके हैं जो पहले से ज्यादा रफ्तार से संक्रमित करते हैं। देखिए, देश में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ और उसी तेजी से बढ़ रही है लापरवाही। देश के 4 राज्यों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर कोरोना के भयावह विस्फोट की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। जागरूक तो हम अपनी तरफ से हो ही रहे हैं मैडम, पर कितना करें मतलब। को तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं, मास्क नहीं है, कुछ लोग कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया है? मैडम कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। फिर आपका मास्क भी ठीक से नहीं? मैडम जिंदगी भर मास्क लगा लगा के कब तक दम घुटरा हो जाओगे ना। अच्छा, तो फिर बचाव कैसे होगा कोरोना? अब मैडम बचाव के लिए कि सरकार को देखना चाहिए जो भी है। पंजाब के अमृतसर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। दरअसल पंजाब सरकार ने चुनावों को देखते हुए महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है। तो महिलाओं का हुजूम तो है ही, साथ ही पुरुषों की भी भीड़ है। न चेहरे पर ढंग से मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग। आलम यह है कि 40 लोगों के लिए सीट है और बस में 90 लोग घुसे हुए हैं। इस लाइन में लगे लोगों के चेहरे पर मास्क है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं। तस्वीरें गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की हैं। लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए अस्पताल के अंदर ये हाल देखकर समझ नहीं आता कि लाइन में लगे इन लोगों को दोष दे या अस्पताल प्रशासन को। खचाखच भरा ये बाजार मध्य प्रदेश के रतलाम का है। हाट बाजार पहुंची ये भीड़ कोरोना को खुलेआम चुनौती दे रही है। वहीं प्रशासन नियमों के धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई की बात पर अटकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज ले ली है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे और अब वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन की प्रक्रिया में है। और देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले एम्स में मौजूद थे और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेते हुए। आपको बता दें, पहली डोज प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च को लिया था और आज दूसरी डोज यानी कि 8 अप्रैल, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त, और प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली। हमने नमस्ते भारत में आपको उन नर्सों की बातें भी सुनवाई थी जिन्होंने ये वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। बेहद खुश नजर आई वो दोनों नर्सेज जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये टीका लगाया है। तस्वीरें आपके सामने वीडियो में देखिए। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 1 मार्च की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की पहली डोज ली थी कोरोना वैक्सीन की, और ये दूसरी तस्वीर आज सुबह तकरीबन 6 बजे की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, नर्स उन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज इस वक्त लगा रही है। ये तस्वीरें आज सुबह 6 बजे की है। एम्स से आई है ये तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने
कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर के देश को बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोग आपाधापी में थे, लोग परेशान थे कि क्या कोरोना वैक्सीन वाकई निदान है कोरोना का। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का देश को बड़ा संदेश। देखिए, बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में शब्दों के बाण तो खूब चल रहे हैं, लेकिन ममता के एक बयान को चुनाव आयोग ने चुनावी मर्यादा का उल्लंघन मानकर जवाब तलब किया है। अपने आक्रामक तेवर से चुनाव मैदान में उतरी ममता बनर्जी के लिए उनका एक बयान मुसीबत बन गया है। चुनाव आयोग ने मुस्लिमों को लेकर दिए ममता के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए ममता बनर्जी से 48 घंटे में जवाब तलब किया है। यानी चौथे चरण से पहले ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के सामने सफाई पेश करनी होगी। दरअसल 3 अप्रैल को ममता ने दक्षिण 24 परगना जिले के रायदिघी में रैली करते हुए मुस्लिमों से टीएमसी को वोट देने की अपील की थी। ममता के बयान को लेकर पीएम मोदी ने कूच बिहार की रैली में हमला भी बोला था। चुनावी मंच के साथ साथ बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी ममता की शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने जांच के दौरान ममता के बयान को आपत्तिजनक पाया और एक्शन ले लिया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ले आया गया है, लेकिन उसका मुद्दा राज्य पार करके अब बंगाल पहुंच गया। क्यों कह रहे हैं ऐसा, रिपोर्ट से समझिए। मंगलवार को पंजाब के रोपड़ से चला मुख्तार का काफिला बुधवार तड़के यूपी की बांदा जेल पहुंचकर थम गया, लेकिन मुख्तार का मुद्दा आगे बढ़ते हुए बंगाल चुनाव तक पहुंच गया। इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बुधवार को चुनाव के लिए बंगाल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास तो कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाने और बंगाल पर हमले के लिए मुख्तार के रूप में एक मुखौटा भी था, तो योगी ने भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। 2 तारीख के बाद फिर तय कर लो, कानून ढूंढ करके निकालेगा, जैसे कल का दृश्य आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। टीएमसी भी कानून व्यवस्था और महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए हमेशा यूपी में अपराध के आंकड़ों का सहारा लेती है। कोरोना को लेकर के इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूजीलैंड ने भारत से अपने देश में एंट्री को फिलहाल रोक दिया है। कोरोना को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूजीलैंड के उन नागरिकों को भी एंट्री नहीं मिलने वाली है जो अभी तक भारत में ही थे। आपको बता दें, न्यूजीलैंड में ये पाबंदी 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगा। यानी भारत का असर जो है वो अब न्यूजीलैंड पर नजर आएगा। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, न्यूजीलैंड ने भारतीय के आने पर पाबंदी लगी, साथ ही न्यूजीलैंड के जो लोग इस वक्त भारत में हैं उन पर भी पाबंदी लगी। आपको ये भी बता दें कि न्यूजीलैंड की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी पिछली बार जब कोरोना का सर्ज देखा गया, तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने कोरोना के केसेस को बढ़ने से अपने यहाँ रोका था। कोरोना से जुड़ी खबरें और तस्वीरें लोग हर रोज देख रहे हैं, लेकिन वायरस को लेकर वो गंभीर नहीं हो रहे। अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिसे देखने के बाद लापरवाही बरतने वालों की आंखें खुल जाएंगी। 24 घंटे में नए केस 1,15,736। हर घंटे कोरोना के नए केस 4,822। हर मिनट कोरोना के नए मामले 80। यानी हर सेकंड में एक से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ये खौफनाक हकीकत आज के भारत की है। आज पूरी दुनिया में एक दिन में जितने नए केस सामने आ रहे हैं, उसमें से 20% अकेले हमारे देश से आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार कोरोना ने 24 घंटे के अंदर 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। एक दिन में इतने ज्यादा केस सामने आने के मामले में पूरी दुनिया में अव्वल है। अब भी अगर आपको ये लग रहा है कि ये महज आंकड़े हैं, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि जहाँ भी केस बढ़ रहे हैं, वहाँ मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 630 लोगों की मौत हुई है। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित 26 लोग हर घंटे दम तोड़ रहे हैं। फिलहाल भारत में एक्टिव केस की तादाद 8 लाख से ज्यादा है और 2 से 8 लाख एक्टिव केस पहुंचने में सिर्फ 24 दिन लगे हैं। और ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जितनी देर में आपने ये रिपोर्ट देखी, उतनी देर में 57 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश से रोहिंग्या को बाहर निकालने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेजने के केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मामला दरअसल ये है कि इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने
अवैध रूप से रह रहे 168 रोहिंग्या को हिरासत में लिया था। केंद्र सरकार हिरासत में लिए गए सभी रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेज रही थी। सरकार के फैसले के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को छोड़ा जाए और उन्हें भारत में शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। प्रशांत की दलील थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। भूषण ने अफ्रीकी देश गाम्बिया का उदाहरण देकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हवाला दिया। भारत सरकार ने रोहिंग्या के पक्ष में दायर की गई याचिका का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, भारत को दुनिया का कैपिटल रिफ्यूजी नहीं बनाया जा सकता। भारत सरकार ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से दूरी रखी है। सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को ही अर्जी पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख चुकी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।